द 100 मेंस कंपटीशन 2025 का मैच नंबर 3 जो कि खेला जाएगा नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स और वेल्स फार की उन दोनों टीमों के बीच में, जिनके अगर आप पिछले सीजन को जाकर के देखें तो अगर आप नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की टीम की बात करें तो ये टीम तो पिछले सीजन में काफी बढ़िया खेल करके आई है। 8 मुकाबले खेली थी, 5 मैचेस जीती थी, हालांकि उसके बावजूद पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर रही थी। फाइनल वगैरह खेलने का इनको मौका नहीं मिला था, लेकिन परफॉर्मेंस ओवरऑल काफी अच्छी रही थी। लेकिन वहीं पर अगर कंपेयर करें वेल्स फायर को तो इन्होंने 8 मुकाबले खेल करके केवल 2 मैचेस जीते थे। हालांकि 2 मैचेस इनके नो रिजल्ट भी चले गए थे, लेकिन 2 मुकाबले केवल जीतने की वजह से भी और पिछले सीजन में इनकी टीम भी जो थी ना वो उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं रही थी। लेकिन इस सीजन में क्या वो बदलाव होता दिखाई पड़ेगा, दोनों टीमों के अंदर कितनी स्ट्रांग ये दोनों टीमें हैं। और फाइनली आज के इस पूरे वीडियो के एनालिसिस के बेसिस पर क्या कहेगा कि क्या हम यहां पर नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की टीम को ही डोमिनेट करते देखेंगे या वेल्स फायर की टीम यहां पर पलटवार करके डोमिनेशन दिखाएगी आज के इस मैच में, उसको समझना काफी जरूरी है अपनी फैंटेसी की टीम बनाने के लिए, जिसमें पिच रिपोर्ट का भी बहुत बड़ा रोल होगा और प्लेयर्स के स्टैट्स का भी तो बड़ा रोल होने वाला ही है। और उसमें अपनी फैंटेसी की टीम बनाते टाइम पर कौन से टॉप सिलेक्टेड प्लेयर्स हैं जिनको टीम से हमको ड्रॉप करना है और कौन सी लो सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर्स हैं जिनको लेकर के जाना है डिफरेंशियल ऑप्शन के तौर पर, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। जबकि ये मैच हेडिंग्ले लीड्स के मैदान पर खेला जाएगा। डेट होगा 7 अगस्त को रात को 11 बजे से भारत के समय के हिसाब से, लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से अगर हम बात करें तो शाम को 6:30 बजे से मैच स्टार्ट होगा। और उस टाइम पर ना अगर धूप निकली होती है तो एक डे नाइट टाइप का ये द 100 मैच यहाँ पर खेला जाएगा, वरना आसमान पर बादल होने की संभावनाएं तो पूरी हैं। जो वेदर फोरकास्ट हमको बताता है सुबह के टाइम पर बारिश होने की भी संभावना है। हालांकि एक विमेंस मैच इसके जस्ट पहले खेला जा चुका होगा तो पिच काफी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन एक बात क्लियर है कि स्कोर चेज करना खास करके फ्लड लाइट्स के अंदर इस मैदान पर कभी आसान होता है नहीं। हालांकि अगर आप जाकर के पिछले 6 मैचेस का स्कोर कार्ड यहां पर आप देखें तो 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, जिसमें स्पिन को पिछले 6 मैच में 25 विकेटें मिली, उसमें से 15 विकेटें पहली इनिंग के अंदर ही आ गई हैं। और उसके अलावा पीएस को मिली है 46 विकेटें, 26 पहली इनिंग में, 20 सेकंड इनिंग में, जिसमें दिखाई तो यही पड़ता है कि पहली इनिंग में स्पिनर्स भी और पेसर्स भी ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं तो शायद सेकंड इनिंग में बैटिंग करना ज्यादा इजी हो, ये तो हमको दिखाई पड़ता है। लेकिन यहां पर एक फैक्टर आएगा, वो होगा कि जो पिच मिलेगी आज के इस मैच के लिए उस पर कितनी ज्यादा ग्रीनरी होगी या पूरी तरह से वो पिच बिना घास की होगी, या जो घास होगी भी वो ब्राउनिश इन नेचर कितनी ज्यादा होगी, वो देखना बड़ा जरूरी होगा। लेकिन एक बात क्लियर है कि अगर यहां पर 150 या उसके ऊपर का स्कोर बनता है तो चेज करना उतना आसान यहां पर कभी नहीं होता। लेकिन एक बात यह भी क्लियर है, क्योंकि पहला मैच मेंस वाला कंपटीशन का ये खेला जाएगा ना तो पिच फ्रेश होगी, तो ज्यादा वेयर एंड टेयर यहां पर आपको सेकंड इनिंग में देखने को मिलेगा नहीं। तो जनरली जो टीमें टॉस जीतती हैं वो पहले फील्डिंग करने की साथ कोशिश करें, वेदर को यहां पर फैक्टर में रखते हुए, चूंकि आसमान पर बादल बने रहने की संभावनाएं पूरी हैं। लेकिन वो तो हमको टॉस के बाद भी पता चलेगा, उसका अपडेट लेना बहुत जरूरी होगा। लेकिन पिछले कुछ मैच का स्कोर कार्ड देखें, स्पेसिफिकली 2025 के अंदर यहाँ पर 3 T20 ब्लास्ट के जो मुकाबले खेले गए अभी हाल ही के समय में, अगर आप देखें तो 17 जुलाई को मैच हुआ, 13 जुलाई को मैच हुआ, 4 जुलाई को मैच हुआ, यानी कि अगस्त चल रहा है, 1 महीने पहले ही यहाँ पर 1 महीने से भी कम का समय हुआ है जहां पर जो 3 मुकाबले खेले गए हैं। उसमें से जो पहला मैच हुआ था, पहली इनिंग में 233 रन बने थे 6 विकेट के नुकसान पर। सेकंड इनिंग में चेज करते हुए वॉर्सेस्टर की टीम 192 स्कोर को बना करके ऑल आउट हो गई। पावर प्ले में विकेटें तो गिरी हैं लेकिन रन भी काफी जम करके बने हैं। ये दिखाता है कि ये पिच इतनी बढ़िया बैटिंग कर रही थी इस मैच के अंदर कि दोनों टीमों के निश्चित तौर पर मुंह में पानी आया और जबरदस्त तरीके से स्कोरिंग करने गई दोनों टीम, जिसमें यॉर्कशायर की टीम ने तो ऑलरेडी इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था कि इजीली उस मैच को उन्होंने जीत लिया, जबकि अच्छा खासा रन उन्होंने कंसीड भी किया। लेकिन उसमें यॉर्कशायर की टीम ने जब दूसरा मैच यहां पर खेला, उनका ये होम ग्राउंड है बेसिकली, तो यहां पर 151 रन बने 9 विकेट के नुकसान पर, जहां पर डर्बीशायर की टीम ने 157 रन बना करके उसको चेज करके 8 विकेट से मैच को जीता। जहां पर पहली इनिंग का पावर प्ले उसी ने काफी हद तक मैच डिसाइड कर दिया था, जहां पर 28 के स्कोर पर 4 विकेटें गिर गई थी। सेकंड इनिंग का पावर प्ले तो बहुत अच्छा गया चेज करने वाली टीम के लिए। लेकिन वहीं पर जो आखिरी मैच लंकासार और यॉर्कशायर के बीच में हुआ था, जहां पर लंकासार की टीम ने 174 रन बनाए, टीम ऑल आउट हो गई। पावर प्ले का फेज यहां पर बहुत अच्छा गया, लेकिन सेकंड इनिंग के दौरान यॉर्कशायर की जो टीम थी 153 बना करके ऑल आउट हो गई, जिनका पावर प्ले यहां पर काफी खराब गया, 49 के स्कोर पर 3 विकेटें गिर गई। और इन तीनों मैचेस में अगर आप देखें तो ओवरऑल पेसर्स का ही डोमिनेशन था, स्पिन आपको ज्यादा गेम में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो T20 मैचेस था जो अभी रिसेंटली 1 महीने पहले ही करीब खेले गए हैं T20 ब्लास्ट के रूप में। लेकिन जो पिछले सीजन में 3 मुकाबले यहाँ पर आखिरी के द 100 के खेले गए थे, उसके भी स्कोर कार्ड अगर आप देखें तो जो पहला मैच हुआ था यहाँ पर ना, उसमें 146 रन बने थे 8 विकेट के नुकसान पर, उसको चेज कर दिया था नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की ही टीम ने, 7 विकेट से मैच को जीता था। दोनों इनिंग का पावर प्ले काफी बेहतर रहा था। और यहाँ पर आपको मैं ये भी बता दूं कि 30 गेंदों का ही पावर प्ले होता है, जो कि 1 ओवर कम होते हैं, 1 गेंद कम होता है हर ओवर में। तो पहले 30 गेंदों पर देखें तो 41 रन इन्होंने, 46 रन इन्होंने बनाए एक विकेट पर। दूसरे मैच में जाकर के देखा तो 167 का स्कोर डिफेंड हो गया, लेकिन यहाँ पर पावर प्ले पहली इनिंग का खराब गया था। तीसरे मैच में आकर के देखे तो 111 पर 8 का स्कोर बना, जिसको चेस करते हुए नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की टीम
64 के स्कोर पर 1 विकेट गंवा चुकी थी और डकवर्थ लुइस के हिसाब से बाद में यहाँ पर 21 रन से आगे हो गई और मैच को उन्होंने चेज करते हुए जीत लिया। पावर प्ले का फेज यहाँ पर पहले इनिंग का खराब गया था, तो सब कुछ डिपेंड करेगा कि वेदर कैसा है और साथ ही साथ पिच पर कितनी ग्रीनरी है और वो एक्चुअली किस नेचर के पिच है, बाउंस उस पर कितना मिलने वाला है उस पर रहेगा। पहली इनिंग का पावर प्ले खराब जाएगा या बेहतर जाएगा, और उसमें यह भी देखना पड़ेगा हमको कि दोनों टीमों के जो बॉलर्स हैं ना पावर प्ले के स्पेसिफिकली वो कितने बेहतर हैं, वो भी मैच को डिसाइड करने वाले हैं। तो ये तो चीज़ आप पूरा वीडियो देख करके ही समझेंगे, लेकिन पिच काफ़ी हद तक दिखाई पड़ती है कि मौसम पर डिपेंड करेगी और कितनी ग्रीनरी रहेगी उस पर डिपेंड करेगी। तो मौसम कैसा रहेगा, पिच कैसी रहेगी, उस पर कितनी ग्रीनरी है, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर बताऊंगा टॉस के बाद, और साथ ही साथ अपनी फाइनल टीम भी स्मॉल लिखी वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सअप पर ही दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर के लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सअप को ज्वाइन करिए। और फिलहाल आइए देखते हैं क्या प्लेइंग इलेवन या बैटिंग ऑर्डर उतर सकता है, खास करके नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की तरफ से, जिनकी तरफ से अगर आप देखें तो मिचेल सैंटनर टीम में थे, ब्रैडन कार्स टीम में थे, बेन डॉर्सविच टीम में थे। ब्रैडन कार्स तो साथ पूरे सीजन से ही बाहर हो चुके हैं, अभी ये अवेलेबल है नहीं इस मैच के लिए, कम से कम सैंटनर भी अवेलेबल है नहीं, जिम्बाब्वे में फिलहाल टेस्ट मैचेस खेल रहे होंगे, और बाकी बेन डॉर्सविच को भी अभी 1-2 मैचेस के लिए अवेलेबिलिटी को लेकर के दिक्कत है। तो ये तीनों प्लेयर तो फिलहाल आपको खेलते दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो इमाद वसीम है रिप्लेसमेंट के तौर पर, मोहम्मद आमिर आए हैं जो पहला मैच खेलेंगे एक रिप्लेसमेंट के तौर पर, उसके बाद चले जाएंगे सीपीएल खेलने। बाकी बेंच आप इनका देख ही पा रहे होंगे जो बाकी के प्लेयर्स हैं, और बाकी इनका बैटिंग ऑर्डर जहां पर जैक क्रॉली हैं, डेविड मलान भी आए हैं इनके टीम में, इसके साथ साथ माइकल पेपर हैं, हैरी ब्रूक है कप्तान, बाकी डेविड मिलर है, डैन लॉरेंस है, इमाद वसीम है, पैट ब्राउन है, मोहम्मद आमिर है, मैथ्यू पॉटनर, आदिल रशीद हैं। तो टीम दिखने में तो काफी बढ़िया दिखाई पड़ रही है, बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, कुछ बढ़िया डोमेस्टिक प्लेयर्स भी इनके पास है। एक टाइम के टी20 क्रिकेट में, इंटरनेशनल टी20 में बहुत लंबे समय तक आईसीसी रैंकिंग पर नंबर 1 पर बने रहने वाले डेविड मलान भी इनके टीम में है, हालांकि इनका फिलहाल फॉर्म में डिप आ चुका है। बाकी पावर प्ले डेथ ओवर में कौन बॉल करेगा उनके नाम भी यहाँ पर आप देख सकते हो। और उसके बाद चूंकि हम द 100 की बात कर रहे हैं तो इस तरीके के फॉर्मेट में कैसा करियर चला है इन सभी प्लेयर्स का वो भी आप देखें। तो जैक क्रॉली के 11 मैच 260 रन, 24 का बैटिंग एवरेज, इसको इनिंग के हिसाब से भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि पहली इनिंग का बैटिंग एवरेज 27 है, सेकंड इनिंग में तो चले ही नहीं है, केवल 10 का बैटिंग एवरेज है। और वहीं पर अगर आप देखें तो डेविड मिलान का बैटिंग एवरेज 34 है, 30 मैच में 808 रन। और यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, कुछ प्लेयर्स का ये होम ग्राउंड भी है, दोनों टीमों में जो खेल रहे होंगे, तो कौन से प्लेयर है जिनका ये होम ग्राउंड होगा वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा इसी वीडियो में, तो वो भी ध्यान से देखिएगा। बाकी माइकल पेपर के 16 मैच में 11 का बैटिंग एवरेज है, लेकिन हैरी ब्रूक का बैटिंग एवरेज यहाँ पर 37 का है, और काफी हद तक द 100 की ये खोज भी रहे हैं। और बाकी डेविड मिलर उतना खास कर नहीं पाए हैं। बाकी डैन लॉरेंस के आंकड़े आप देख सकते हैं, जिनका बैटिंग ऑर्डर देखना बहुत जरूरी होगा कि क्या वे एक्चुअली इतना नीचे आएंगे या थोड़ा और ऊपर आकर के बैटिंग करेंगे, ये देखना बहुत जरूरी होगा। उसी पर डिपेंड करेगा कि इनको टीम में लेना है या नहीं। बाकी ब्रैडन कार्स हो गए, इमाद वसीम हो गए, मोहम्मद आमिर हो गए 5 मैच 5 विकेटों के साथ, मैटी पॉट्स हो गए 16 मैच में 11 विकेटों के साथ, और ब्रैडन कार्स तो खेलेंगे नहीं, लेकिन आदिल रशीद के भी 29 मैच में 38 विकेट हैं, 9 मैच में 7 विकेट बैट ब्राउन के हैं। और बाकी जो बेंच के प्लेयर्स हैं उनके भी आंकड़े आप यहाँ पर चाहें तो देख सकते हैं। और इसको देखने के बाद अब हम देखेंगे वो असली चीज, जिससे हमको पता चलेगा कि कैसा फॉर्म है प्लेयर्स का फिलहाल, और उसकी बेसिस पर हम किसको टीम में लेकर के जा सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले जब अपनी फैंटेसी की टीम बनाने जाएंगे ना, तो ये जो नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की टीम है इनकी तरफ से आप देखेंगे तो हैरी ब्रूक, डेविड मिलर और डैन लॉरेंस, ये 3 ऐसे प्लेयर हैं आदिल रशीद के साथ, यानी कि कुल ऐसे 4 प्लेयर हैं जिनको लेकर के किसी के दिमाग में डाउट है नहीं, चारों को सीधे लोग अपनी टीम में लेकर के जाएंगे। लेकिन चूंकि बहुत सारे लोगों को अभी ये नहीं पता कि ब्रैडन कार्स खेलेंगे नहीं खेलेंगे, हालांकि वहां पर देखेंगे तो मेंशन है कि अनअवेलेबल हैं, लेकिन इन चारों प्लेयरों को लेकर के किसी के दिमाग में कोई डाउट है नहीं। बाकी प्लेयरों को लेकर के डाउट है, तो ये टीम एक ऐसी टीम है ना जिनकी तरफ से कौन से प्लेयर लेकर के जाए 5वां या 6वां, वो लेकर के काफी डाउटफुल लोग रहेंगे। लेकिन जो चारों प्लेयरों को लेकर के लोग पूरी तरह से श्योर हैं, उसमें से हैरी ब्रूक का फॉर्म अगर आप देखें तो बहुत अच्छे फॉर्म में है, अभी इंडिया इंग्लैंड सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज भी रहते हैं, हालांकि वो तो कोच गौतम गंभीर की कृपा से, बाकी खेले तो अच्छा थे, ये बात तो काफी हद तक पक्की है, भले ही कंसिस्टेंट नहीं थे। बाकी इस तरीके के फॉर्मेट के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। डेविड मिलर का फॉर्म देखें ना तो वो उतना अच्छा है नहीं, लेकिन ये भी एक काफी हद तक देखने वाली चीज है कि अगर आप इनके पिछले 3 या 6 या 7 मैचेस भी उठा लें या 10 मैचेस भी उठा लें, तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 बार तो नॉट आउट ही रहे हैं। तो इतनी बार अगर कोई प्लेयर नॉट आउट होकर के आ रहा है, रन उतने उससे बन नहीं पा रहे, क्योंकि निश्चित तौर पर बॉलें उतनी बची नहीं है इसको खेलने के लिए, तो बहुत ज्यादा जज तो नहीं कर सकते कि कितने अच्छे फॉर्म में है। लेकिन एक चीज जो देख सकते हो ये
कि बैटिंग ऑर्डर इनका काफी नीचे है। तो स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में तो उतने बेहतर ऑप्शन मुझे नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन डैन लॉरेंस ये भी एक ऐसे प्लेयर है जो कि सभी की टीम में है। इनका अगर फॉर्म देखेंगे तो ठीक ठाक लगा हुआ है, 2 बार तो नॉट आउट ही है बड़े बड़े स्कोर खड़े करके पिछले 5 मैच में, लेकिन इनका भी बैटिंग ऑर्डर काफी डाउटफुल है। तो इन दोनों का जो सिलेक्शन होगा ना वो काफी हद तक बैटिंग ऑर्डर पर डिपेंड करेगा। तो मेरे हिसाब से तो अभी ये डाउटफुल बने रहेंगे। हैरी ब्रूक को लेकर के मेरे दिमाग में कोई डाउट नहीं है, और इवन यहाँ पर आदिल रशीद जो चौथे प्लेयर जो सभी की टीम में, इनका फॉर्म भी बढ़िया है, इनको भी लेकर के कोई डाउट यहाँ पर बनता दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन डेविड मिलर और डैन लॉरेंस का जो निश्चित तौर पर सिलेक्शन होगा ना, उसको आपको ये देखना होगा कि टॉप 4 में कम से कम ये बैटिंग करते दिखाई पड़े, तो ही स्मॉल लीग के लिए बेहतर ऑप्शन है। वरना हमारे पास देखें ना तो जैक क्रॉली है, डेविड मलान है, माइकल काइल पेपर है, लेकिन इन तीनों का फॉर्म देखें तो माइकल काइल पेपर का तो निश्चित तौर पर फॉर्म बेहतर है, एक अच्छे डिफरेंशियल बैटिंग ऑप्शन बन सकते हैं अगर नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि डैन लॉरेंस नंबर 3 पर आ जाए, माइकल पेपर नीचे आ जाए, ये भी एक निश्चित तौर पर फैक्टर बन सकता है। तो उस कंडीशन में तो डैन लॉरेंस ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो जाएंगे। लेकिन उसी में डेविड मलान का फॉर्म अगर आप देखें जो कि बहुत अच्छा है नहीं, लेकिन ये भी क्यों डिफरेंशियल ऑप्शन बन सकते हैं, और इवन स्मॉल लीग के लिए भी बहुत अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। उसका रीजन आगे आपको मैं बताऊंगा। बाकी जैक क्रॉली तो काफी बढ़िया फॉर्म में रहे हैं, और इवन अभी रिसेंटली जो इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट मैचेस हुए ना, उसमें आपने देखा था आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में तो बहुत अच्छा खेले थे, और काफी ताबड़तोड़ पारी इन्होंने खेली थी। तो इन फॉर्म प्लेयर हैं, ये इन फॉर्म है, तो निश्चित तौर पर काफी बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। हालांकि स्मॉल लीग में किसी की टीम में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, टेक्निकली भी बहुत अच्छे बैटर ये है नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर फॉर्म में है, तो ये भी एक फैक्टर लेकर के आते हैं। लेकिन उसको साथ साथ ये भी आपको देखना है कि इमाद वसीम है जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं। हालांकि अभी ये द लेजेंड्स क्रिकेट खेल करके आ रहे हैं, उसमें इनको आखिरी फाइनल मैच में काफी पिटाई हुई थी। डैनी जो एबी डिविलियर्स हैं उन्होंने तो एट विल इनको छक्के उड़ाए थे और काफी पिटाई हुई थी, लेकिन एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं जो कि सामने की टीम में जो बैटर्स हैं ना वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं खेलते। बाकी पैट ब्राउन का फॉर्म तो उतना अच्छा नहीं, लेकिन मोहम्मद आमिर काफी बेहतर फॉर्म में है, ये एक बेहतर ऑप्शन बन सकते हैं। मैटी पॉट्स काफी अच्छे फॉर्म में है। तो कंफ्यूजन तो है इस टीम की तरफ से प्लेयर सिलेक्शन को लेकर के, बेंच पर से कौन खेलेगा उनके भी आंकड़े आप यहाँ पर चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये जो कंफ्यूजन बनता दिखाई पड़ रहा है ना उसको दूर करना पड़ेगा। और उसके लिए हम आगे चल करके हेड टू हेड के स्टैट्स देखेंगे, तो यहाँ से आपके पास क्या आंकड़े निकल करके आते हैं कि जैक क्रॉली के एक मैच में केवल 2 रन है, और वहीं पर डेविड मलान के भी 4 मैच केवल 88 रन है, 58 का हाईएस्ट स्कोर है। स्टिल आपको मैं यहाँ पर क्लियर करता चलूं, ये मेरी टीम में स्मॉल लीग के रहेंगे। उसके बाद हैरी ब्रूक को लेकर के तो कोई डाउट है नहीं। बाकी ये चीज आपको मैं क्लियर कर चुका हूं कि डेविड मिलर को तो मैं साथ स्मॉल लीग की टीम में ना ही लेके जा पाऊं, लेकिन डैन लॉरेंस और माइकल काइल पेपर, इन दोनों का सिलेक्शन डिपेंड करेगा कि किसका बैटिंग ऑर्डर क्या रहता है। डैन लॉरेंस मेरे हिसाब से ज्यादा सेफ ऑप्शन होंगे माइकल काइल पेपर के, अगर आप कंपैरिजन में देखें, और खास करके अगर ये थोड़ा सा और ऊपर बैटिंग करने आते हैं। और डैन लॉरेंस के साथ एक पॉजिटिव बात ये भी होती है कि ये बॉलिंग भी करके देते हैं कई बार, हालांकि रेगुलर बेसिस पर नहीं, तो ये तीसरे प्लेयर के तौर पर एक अच्छा ऑप्शन हो जाते हैं। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े भी काफी अच्छे हैं, 3 मैच में 4 विकेटें हैं, 72 रन भी हैं। इमाद वसीम के भी एक मैच में 2 विकेट, इनको लेकर के मैं क्लैरिटी आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। आदिल रशीद के 3 मैच में 3 विकेट है, तो ये मिला जुला कर 5 प्लेयर तो पक्के हो जाते हैं। बाकी मोहम्मद आमिर, ये डिपेंड करेगा किस इनिंग की बॉलिंग है। मैटी पॉट्स का सिलेक्शन भी डिपेंड करेगा किस इनिंग की बॉलिंग है। पहली इनिंग की बॉलिंग है तो दोनों बहुत अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं, ये बात तो आपको क्लैरिटी के साथ लेकर के चलनी, तब जाकर के आप छठा प्लेयर यहां से लेकर के जा सकते हैं, या डैन लॉरेंस की जगह पर, या वहां पर जो ऊपर के बैटर है डेविड मलान की जगह पर भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जब आप वेन्यू के आंकड़े देखने आते हैं ना, और जब वेन्यू की बात हो ही रही है, तो हेडिंग्ले लीड्स का जो मैदान है इसका अगर आप देखें तो इस मैदान पर कुछ होम प्लेयर हैं। जैसे एक तो यहाँ पर देखें तो हैरी ब्रूक का होम ग्राउंड है, डेविड मलान का ये होम ग्राउंड है, साथ ही साथ आदिल रशीद का भी होम ग्राउंड है। तो डेविड मलान जिनके आंकड़े यहाँ पर ओवरऑल अपने होम ग्राउंड पर बहुत ही कमाल के हैं, और आपने देखा पीछे हेड टू हेड और रिसेंट फॉर्म तो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरी टीम में रहेंगे। वो रीजन है इनके होम ग्राउंड का होना और साथ ही साथ इनका कमाल के आंकड़े इस मैदान पर, तो ये मेरी टीम में रहेंगे। बाकी हैरी ब्रूक को लेकर भी क्लैरिटी हमारे दिमाग में पूरी तरह से यहाँ पर हो चुकी है। इमाद वसीम भी काफी अच्छे ऑप्शन होंगे जिनके इस मैदान पर 2 मैच में 3 विकेट हैं, और फाइनली आदिल रशीद को लेकर के तो कोई डाउट बनता ही नहीं, ये भी हमारी टीम में रहेंगे। तो ये 4 प्लेयर तो सीधे सीधे टीम में आते हैं। बाकी मोहम्मद आमिर या मैटी पॉट्स में से किसी भी एक को आप ट्राई कर सकते हैं। हालांकि अगर आप इस तरीके के फॉर्मेट में देखें ना, तो मैटी पॉट्स तो केवल पहली इनिंग के लिए एक अच्छे बॉलर हैं, लेकिन मोहम्मद आमिर चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो चाहे सेकेंड इनिंग की बॉलिंग हो, दोनों जगह पर बेहतर ऑप्शन साबित हो सकते हैं। और बाकी आपके पास निश्चित तौर पर डैन लॉरेंस का भी एक ऑप्शन है। डैन लॉरेंस को तभी लेना है टीम में अगर ये बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आते हैं, और साथ ही साथ माइकल काइल पेपर का भी आप आंकड़ा देख सकते हैं इस मैदान पर। तो 3 ऐसे प्लेयर इस टीम के अंदर है जो अपने होम में खेलेंगे, और निश्चित तौर पर उन तीनों का सिलेक्शन को लेकर के कोई डाउट आपको रखना भी नहीं है। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े देखें तो जैक क्रॉली लेग स्पिन पर थोड़ा फंसते हैं, 168 के ऊपर 222 रन बना करके 10 बार आउट हो चुके हैं। डेविड पेन और पॉल वाल्टर ने भी इनको 2-2 बार सस्ते में आउट किया है। बाकी डेविड मलान ये देखें तो क्रिस ग्रीन पर फंसे हैं, 35 गेंद पर
31 रन बना करके 3 बार, और वैसे भी हैं एक लेफ्ट हैंडर, तो ऑफ स्पिन गेंदों पर थोड़ी सी दिक्कत इनको बनती भी है। बाकी बॉलरों को बेहतर खेल गए हैं और पॉल वाल्टर पर भी थोड़े से आंकड़े खराब हैं। बाकी हैरी ब्रूक, ये तो इनके बारे में नोन है कि स्पिन अच्छी नहीं खेलते, और लेग स्पिन के खिलाफ भी देखा तो 31 बार आउट हो चुके हैं 525 रन बना करके 417 गेंदों पर। बाकी मेसन करन, ल्यूक वेल्स से भी इनको परेशान किया, ल्यूक वेल्स भी ऑफ स्पिन कर देते हैं। बाकी पॉल वाल्टर ये 13 गेंद पर 26 रन देकर के एक बार आउट कर चुके हैं। बाकी माइकल पेपर, यह भी स्पिन के खिलाफ तो बहुत ही पुअर है, चाहे वो ऑफ स्पिन हो चाहे लेग स्पिन हो। बाकी क्रिस ग्रीन पर भी इनको डोमिनेट करते हैं। बाकी बॉलर्स पर भी आंकड़े बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव इनके है नहीं निश्चित तौर पर, इसी वजह से वो उतने सेफ ऑप्शन भी नहीं जिनको हम टीम में लेके जाएं। बाकी यहाँ पर डेविड मिलर हैं, डेविड पेन पर दूसरी ही गेंद पर आउट हो चुके हैं। बाकी डैन लॉरेंस हैं, इनके भी आंकड़े आप देखें तो डेविड क्रिस ग्रीन को तो अच्छा खेल गए हैं, इवन मेसन करेन को भी, पेन पर और रायली मेरिडिथ पर आंकड़े इनके खराब हैं, जो कि निश्चित तौर पर इनके सामने बॉलिंग करेंगे। तो लॉरेंस का तो हमको बैटिंग ऑर्डर देखना पड़ेगा, उसी पर डिपेंड करेगा। हालांकि काफी अच्छे और सेफ ऑप्शन होंगे, क्योंकि बॉलिंग के चांसेस इनके काफी अच्छे बनते हैं। तो ये तो हमने देख लिया नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की टीम को, और समझ लिया कि ये टीम कितनी बेहतर है, क्योंकि ये तो हमने देखा कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, लेकिन क्लैरिटी आखिरी तक आते आते हमको मिल गई है, कम से कम 5 प्लेयरों को लेकर के। लेकिन उसी में वेल्स फार्गो टीम कितनी मजबूत है उस पर भी डिपेंड करेगा कि नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की तरफ से कितने प्लेयर हमारी टीम में आएंगे। क्योंकि इस टीम को देखा तो यहाँ पर जॉनी बेस्टो हैं, स्टीवी स्किनाजी हैं, टॉम कॉलर कैडमोर है, स्टीव स्मिथ हैं, ल्यूक वेल्स हैं, टॉम एबेल हैं, पॉल वाल्टर हैं, क्रिस ग्रीन है, रायली मेरिडिथ, डेविड पेन और जोशुआ हल हैं। तो ये भी टीम बड़े बड़े नामों से भरी पड़ी है, जिसका बेंच अगर आप देखने आएंगे तो क्रिस वोक्स ये फिलहाल टूर्नामेंट से बाहर ही हो चुके हैं। आपको पता ही होगा कि इनका जो बायां हाथ था उसका कंधा वो डिसलोकेट हो गया था इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेलते हुए, और इसी वजह से लेफ्ट हैंडर बैटिंग करने आए थे, ये हाथ बांध करके, जो आखिरी वाला टेस्ट मैच हुआ था। बाकी सैफ जेब, मेसन करेन, अजीत सिंह डेल हैं और बेन केलावे भी इनके पास हैं। और बाकी इनके पावर प्ले डेथ ओवर के बॉलर कौन हो सकते हैं उनके भी नाम आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ द 100 फॉर्मेट के अंदर कैसा करियर चला है, वो सारे आंकड़े हर एक खिलाड़ी के आपके सामने, जो कि निश्चित तौर पर या तो एवरेज हैं या तो बिलो एवरेज हैं। इस टीम की तरफ से दिक्कत यही है कि इनके प्लेयर्स के आंकड़े ओवरऑल अगर आप देखने जाएंगे ना तो बहुत अच्छा है नहीं, और उसी का रीजन था कि पूरे अभी तक के इस इतिहास में भी और पिछला सीजन भी इनका बहुत ही खराब गया था। अगर आप आंकड़े ही देखते चले जाइए, 28 का बैटिंग एवरेज, 29 का बैटिंग एवरेज, ये तो फिर भी ठीक है टॉप ऑर्डर के दोनों बैटर्स का, लेकिन टॉम कॉलर कैडमोर का बैटिंग एवरेज केवल 21 का है। ल्यूक वेल्स का तो बैटिंग एवरेज 14 मैच में 18 का, केवल 3 विकेट है। टॉम एबेल बैटिंग ही काफी नीचे करते हैं, लेकिन पॉल वाल्टर थोड़े से बेहतर ऑप्शन है, 25 मैच में 289 रन, 24 विकेटें, और वहीं पर क्रिस ग्रीन भी काफी बेहतर दिखाई पड़ जाते हैं, 2 नाम। और बाकी डेविड पेन जिनके 28 मैच केवल 24 विकेटें हैं, यानी, और साथ ही साथ मेसन करेन जो कि लेग स्पिन बॉलर है, 21 मैच में 22 विकेट हैं। तो निश्चित तौर पर आंकड़े बहुत अच्छे देखने को नहीं मिलते। तो टीम तो काफी बड़े बड़े नामों के साथ भरी पड़ी दिखाई पड़ती है, लेकिन पिछला सीजन में इनका अच्छा नहीं गया। ओवरऑल इनके प्लेयर्स का जो करियर रहा है द 100 में, वो भी काफी खराब दिखाई पड़ता है। और साथ ही साथ अगर आप रिसेंट फॉर्म भी देखने आए तो यहाँ से भी तो कुछ आइडिया आपको लेना पड़ेगा, उसमें देखने आएंगे। और स्मॉल लीग की टीम बनाते टाइम पर अपने देखेंगे फैंटेसी एप्लीकेशंस पर, तो जॉनी बेस्टो सभी की टीम में है, स्टीव स्मिथ सभी की टीम में है, पॉल वाल्टर सभी की टीम में, क्रिस ग्रीन, रायली मेरिडिथ सभी की टीम में है। तो इन 5 प्लेयरों को लेकर के लोगों के दिमाग में क्लैरिटी है, जिसमें से रायली मेरिडिथ अच्छे फॉर्म में, इनका सिलेक्शन काफी हद तक वेल जस्टिफाइड है। क्रिस ग्रीन भी अच्छे फॉर्म में, बल्ले और गेंद दोनों से ये भी काफी हद तक जस्टिफाइड है इनका सिलेक्शन। और पॉल वाल्टर तो है ही एक कमाल के ऑलराउंडर, हालांकि बॉलिंग में बहुत अच्छा फॉर्म नहीं, लेकिन बल्ले से काफी अच्छा योगदान देते रहे, तो इनका भी सिलेक्शन जस्टिफाइड। और स्टीवन स्मिथ अच्छे फॉर्म में है, इनको आप ड्रॉप कर भी नहीं सकते। और जॉनी बेस्टो भी एक ऐसे प्लेयर है जिनको ड्रॉप नहीं करना है और फॉर्म में भी है। तो ये 5 प्लेयर तो निश्चित तौर पर जो सभी की टीम में है, बनता भी है इनको लेना। लेकिन क्या कोई छठा प्लेयर है जिनको आप लेके जा सकते हैं, या 7वां प्लेयर, या और ज्यादा प्लेयर कि आप इस टीम से लेकर के जा पाए? तो उसमें एक डेविड पेन का ऑप्शन जरूर है, जोशुआ हल का एक ऑप्शन है, दोनों बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। दोनों का फॉर्म अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंसी की साफ कमी दिखाई पड़ती है। तो दोनों में से किसी को भी पिक करना है तो केवल पहले इनिंग की बॉलिंग में। और उसी में टॉम कॉलर कैडमोर हैं, ल्यूक वेल्स हैं, जो कि निश्चित तौर पर बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट अगर आप इनका रिसेंट फॉर्म देखें। लेकिन स्टीवी स्किनाजी जिन्होंने अभी T20 ब्लास्ट में काफी अच्छा किया था, इनका फॉर्म भी अगर आप देखें तो यहाँ पर एक 53 है, यहाँ पर 94, 75, तो बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट है। बाकी प्लेयर्स किसी के ऊपर उतना भरोसा बनता दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन क्या ये एक रियलिटी है कि 5 ही प्लेयर यहाँ से बनते दिखाई पड़ रहे हैं? उसी को चेक करने के लिए थोड़ा सा और आगे आएंगे, हेड टू हेड के स्टार्ट दिखेंगे कि नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के खिलाफ इस टीम के प्लेयर का क्या आंकड़ा है। तो बेस्टो ने तो 2 मैच में बना रखे हैं 100 रन, वहीं पर स्टीव स्किनाजी ने 1 मैच में बना रखे हैं 58 रन। लेकिन बाकी प्लेयर्स के आंकड़े उतने अच्छे हैं नहीं। उसमें पॉल वाल्टर और केवल क्रिस ग्रीन ऐसे प्लेयर हैं जो 2 बड़े नाम निकल करके आते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस भी है। तो हेड टू हेड में तो केवल 4 ही प्लेयर हैं जो कि दिखाई पड़ते हैं बेहतर परफॉर्मेंस के साथ। बाकी मेसन करेन भी हैं जो अगर प्लेइंग इलेवन में खेलते तो एक अच्छे लेग स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर होंगे, और उसमें भी एक बड़ा फैक्टर बनता है जो कि सामने की टीम के बैटर जो हैं लेग स्पिन बहुत खराब खेलते हैं। लेकिन वेन्यू के आंकड़े आकर के देखेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि जॉनी बेस्टो एक ऐसे प्लेयर हैं
जो वैसे भी सेफेस्ट ऑप्शन, इनको लेकर के कोई डाउट हमारे दिमाग में था नहीं। अपने होम ग्राउंड पर खेलेंगे, 21 मैच 593 रन है, 33 का एवरेज है और इसी मैदान पर इसी टीम के खिलाफ स्टीव एस्किनाजी ने 58 रन बनाए थे, तो ये भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन दिखाई पड़ जाते हैं। बाकी कोहलर कैटमोर के भी इस मैदान पर रन तो अच्छे खासे हैं, हालांकि यॉर्कशायर के ही ये भी प्लेयर हैं। एक टेक्निकली देखें तो इनका भी होम ग्राउंड है, लेकिन निश्चित तौर पर ये उतने कंसिस्टेंट नहीं है, तो उनसे बेहतर होगा कि आप स्टीव स्मिथ के साथ चले जाइए। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पॉल वाल्टर और क्रिस ग्रीन को लेकर के जिनके आंकड़े भी काफ़ी शानदार हैं, कोई डाउट हमारे दिमाग में है नहीं। मेसन क्रेन खेलते तो ये भी एक अच्छे ऑप्शन होंगे। बाकी रायले मेरेडिथ ये भी हमारी टीम में रहेंगे, रिसेंट टाइम पर काफ़ी अच्छे फॉर्म में रहे हैं। बाकी वही बात है कि स्टीव एस्किनाजी को आप लेकर के जाना चाहेंगे या सामने की टीम की तरफ से कोई छठा प्लेयर आप लेकर के जाना चाहेंगे, ये सब कुछ डिपेंड आप पर करेगा कि आप क्या फैसला लेना पसंद करेंगे। बेसिकली वही बात, जैसे मैंने आपको बताया ना कि किस प्लेयर को आप, किस टीम को आप फेवर कर रहे हैं। और ओवरऑल अगर आप देखें तो नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की टीम ज़्यादा बेहतर थी। पूरा करियर भी आपने देखा वेल्स फायर की टीम के प्लेयर्स को उतना अच्छा गया नहीं है, लेकिन कुछ स्टेबिलिटी प्रदान करने वाले प्लेयर्स तो इस टीम के अंदर हैं। बाकी प्लेयर बैटल अगर आप देखें तो जॉनी बेस्टा इमाद वसीम पर फंसे हैं, एक बार 8 गेंद पर 4 रन बना करके। स्टीव एस्किनाजी भी लेग स्पिन काफ़ी खराब खेलते हैं, मोहम्मद आमिर भी 2 बार आउट कर चुके हैं, इमाद वसीम तो आउट कर ही चुके हैं और ये दोनों आएंगे पावर प्ले में इनके सामने। और उसके साथ साथ स्टीव स्मिथ, ये भी इमाद वसीम को तो अच्छा खेल गए, रसीद पर ये आउट हुए 18 गेंद पर 20 रन बना करके 2 बार। बाकी टॉम कोहलर कैटमोर एक्सप्रेस पेस बॉलिंग पर फंसते हैं, बाकी स्पिन भी बहुत अच्छी नहीं खेलते। ओवरऑल ठीक ठाक से ऑप्शन बन सकते हैं। बाकी ल्यूक वेल्स के आंकड़े जो कि स्पिन पे बहुत खराब खेलते हैं, टॉम एबल के आंकड़े भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसको देखने के साथ साथ और ये क्लियर कर देने के साथ साथ कि काफ़ी हद तक एक टक्कर का मैच तो बनता दिखाई पड़ा, लेकिन नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की टीम थोड़ी सी बेहतर दिखाई पड़ती है। लेकिन स्टीव स्मिथ जो इस टीम के अंदर है, रायले मेरेडिथ जो वेल्स फायर की टीम में है ना, वो काफ़ी मजबूत इसको बना देते हैं, इवन जॉनी बेस्टो भी। इसी वजह से मेरे हिसाब से ये मैच बहुत ज़्यादा वन साइडेड तो नहीं होने वाला। काफ़ी हद तक टॉस पर डिपेंड करेगा, वेदर पर डिपेंड करेगा और कौन सी टीम पहले बैटिंग बॉलिंग कर रही है उस पर डिपेंड करेगा। ये देखने के साथ साथ जो टॉस का अपडेट होगा वो देखना भी जरूरी होगा, तो उसके लिए तो निश्चित तौर पर इंतजार करिएगा। जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको टॉस का अपडेट मिल जाएगा, पिच रिपोर्ट मिल जाएगी और फाइनल स्मॉल लीग की टीम भी मिल जाएगी। फिलहाल के लिए अभी आप ये टीम बना करके सेव कर सकते हैं, बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन उससे भी जरूरी है कि वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए और वीडियो को पसंद आया तो लाइक करिए। फिलहाल इसको यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।